चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण का हमारा ये दूसरा वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था और इन 50 प्रश्नों के आगे पीछे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से कृषि, वानिकी, सिंचाई, इन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको ध्यान दिया था। और आज हम लोग जो 50 प्रश्न देखने वाले हैं इसमें मुख्य रूप से खनिज, उद्योग और विद्युत, ये 3 टॉपिक को मुख्य रूप से उठाएंगे और साथ ही साथ हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखने वाले हैं। ठीक है, और इस वाले वीडियो में जो पहला वाला वीडियो है आप लोगों का काफ़ी गजब का रिस्पांस रहा, तो इसके लिए सभी को धन्यवाद और आशा करता हूँ इसमें भी आप लोगों का वही रिस्पांस रहेगा। ठीक है, और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेज वगैरह की जानकारी चाहिए तो ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है 15 फरवरी को CGPSC और व्यापम का बैच शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नया बैच हम लोग को शुरू होने वाला है बहुत ही कम प्राइस में हम लोग शुरू करने वाले हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये फीस रहेगा व्यापम और PSC का। तो इस प्रकार से आप लोग फीस का डिटेल आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सअप में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ये प्रोफाइल है, आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पे आप लोग प्ले स्टोर में जा करके एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, मड़वा तेंदु भाठा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? जांजगीर चांपा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। तो देखिएगा जो मड़वा तेंदु भाठा ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ है? जांजगीर चांपा में स्थापित किया गया है। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता भी याद रखिएगा, कितना है? 1000 इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है। मड़वा तेंदु भाठा जो ताप विद्युत संयंत्र है वहाँ पे 2 यूनिट लगा है 500 मेगावाट का। ठीक है, दोनों को मिला करके 1000 मेगावाट का क्या होता है यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। और इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है इसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सा ताप विद्युत गृह है। तो ये 4 को और याद रखना है। हालांकि देखो कोरबा में एक और था, ये विद्युत गृह क्रमांक 2 था, लेकिन ये डीकमीशनिंग कर दिया गया, मतलब ये बंद हो चुका है, बंद किया जा चुका है। तो अब कौन कौन सा भी चालू है? कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 3, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व ये, और हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र। तो ये 4 और भी क्या है, ये ताप विद्युत गृह है जो कि कोरबा में है। ठीक है, तो ये चारों का नाम आपको याद रखना है और इनका ये उत्पादन क्षमता को भी याद रखना है। देखो यहाँ पे मड़वा तेंदु भाठा जो ताप विद्युत संयंत्र है ये जांजगीर चांपा में है और इसका विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। हमारे जो ताप विद्युत उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में उसमें सबसे अधिक किसका है? मड़वा तेंदु भाठा का है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा, ये आ जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब देखिए हसदेव ताप विद्युत गृह, एक तो इसको याद रखना है आपको 840 मेगावाट का। मड़वा तेंदु भाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा का, इसको भी याद रखना है। तो ये क्या 1000 और ये 840, ये दोनों को तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा देखिए ये कोरबा विद्युत गृह पूर्व, ये क्या है? गृह क्रमांक 3, इसमें 240 का विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, 240 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या 240, यहाँ पे क्या है 840। देखिए यहाँ पे कोरबा पूर्व, ठीक है, कोरबा पूर्व बोल रहे हैं, जबकि ये हसदेव ताप विद्युत गृह में क्या हम लोगों ने कोरबा पश्चिम देखा। वैसे यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह, यहाँ पे क्या है? कोरबा पूर्व, इसमें 500 मेगावाट का, और यहाँ पे कोरबा पश्चिम, यहाँ पे क्या 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से इन सभी में कितना कितना मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है इसको आप लोगों को विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका ये वाला और इसको ये 3 को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका 500, इसका 840, इसका 1000 मेगावाट, ये तीनों को तो आपको याद रखना ही है। कितना कितना है याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये 240 और 500 को भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, क्या है? कोरबा का ये विद्युत गृह क्रमांक 3 है और ये क्या है? कोरबा पश्चिम संयंत्र है। चलिए, तो इसका आंसर क्या था? जांजगीर चांपा था। और देखो छत्तीसगढ़ में जो ताप विद्युत से जो भी विद्युत उत्पादन होता है वो कितना है? 3080 मेगावाट का कुल विद्युत उत्पादन होता है ताप विद्युत के माध्यम से। और अगर हम चलो उसको फिलहाल आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं के विद्युत उत्पादन क्षमता, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता वो कितना है पूछा जा रहा है। तो वो कितना है? 3224, मतलब कि 3224.7 मेगावाट, 3224.7 मेगावाट क्या है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? अभी सिर्फ ताप विद्युत उत्पादन क्षमता देखा है। वैसे अभी जल विद्युत उत्पादन क्षमता देखेंगे, सह उत्पादन क्षमता हम लोग देखेंगे। तो सबको मिला करके जो विद्युत उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में वो कितना होता है? 3224.7 मेगावाट, मतलब कि 3224.7 मेगावाट का क्या होता है? छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत का उत्पादन होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम में टपका देगा, पूछ देगा। देखो यहाँ पे समझते हैं ताप विद्युत क्षमता, जल विद्युत क्षमता और सह उत्पादन क्षमता। तो ये ताप विद्युत के माध्यम से हम लोग कितना देखें? 3080, ठीक है, 3080 मेगावाट हम लोग इसको देखें, ताप विद्युत के माध्यम से इतना उत्पादन होता है। जल विद्युत के माध्यम से 138.7 मेगावाट का
विद्युत का उत्पादन होता है। और वैसे सह उत्पादन क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ कितना है, 6 मेगावाट का उत्पादन होता है। तो जो कवर्धा में गन्ना के खोई वगैरह को जला करके जो क्या विद्युत उत्पादन किया जाता है उसको बोला जा रहा है। तो 6 मेगावाट का यहाँ से उत्पादन होता है, 138.7 मेगावाट का यहाँ से होता है, मतलब कि जल विद्युत के माध्यम से। जल विद्युत देखेंगे कहाँ कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। ताप विद्युत कहाँ कहाँ पे हम लोग समझ गए, कोरबा, जांजगीर चांपा हम लोग देख लिए ताप विद्युत के बारे में। जल विद्युत को आगे समझेंगे। और उत्पादन क्षमता याद रखिएगा 3080 क्या है, ताप विद्युत का है। 138.7 मेगावाट ये क्या है, जल विद्युत का है। और 6 मेगावाट की क्या है, सह उत्पादन क्षमता है। तीनों के तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज को भी हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक उत्पादन मतलब कौन करता है, ताप विद्युत के माध्यम से होता है। मतलब कि 95% जो विद्युत है वो ताप विद्युत के माध्यम से उत्पादन होता है। और यहाँ पे जल विद्युत के माध्यम से 4.30% का उत्पादन यहाँ से होता है, ठीक है। और ये 0.18% का विद्युत उत्पादन यहाँ से सह उत्पादन से होता है, ठीक है। सबको मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे तो कितना निकलेगा, 3224 मेगावाट का क्या होता है, कुल विद्युत का उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर हम लोग क्या लिए हैं, 3224.7 मेगावाट की क्या होता है छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत का उत्पादन होता है। याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे इनसे प्रश्न और आते हुए जाएंगे तो मैं आपको रिवाइज कराते हुए जाऊँगा, लेकिन आपको इसको याद रखना है। देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने ऐसे गांव हैं जहां पे विद्युत का कनेक्शन पहुंच चुका है, मतलब कि जहां पे विद्युत उपलब्ध है। तो 19,567, ठीक है, 19,567 क्या है, गांव है जहां पे विद्युत कनेक्शन अभी तक पहुंच चुका है। देखो छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 19,500, ठीक है, 19,567 क्या है, गांव है। और सभी गांव में क्या हो चुका है, विद्युत का कनेक्शन पहुंचा। देखो विद्युतीकृत गांव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सभी गांव में क्या हो चुका है, वही विद्युत पहुंच चुका है। मतलब कि 100% विद्युतीकरण हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे विद्युत का कनेक्शन ना हो या फिर जहां पे विद्युत ना हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के इतना जो गांव है वहां पे विद्युत कनेक्शन मतलब क्या हो चुका है, विद्युतीकृत हो चुका है, ठीक है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्या है, इतनी है, याद रखिएगा। इसको भी याद रखना है आपको, विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है ऐसा पूछा जाएगा। या फिर छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या कितनी है ये पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना। तो जितने गांव है उतना क्या हो चुका है, विद्युतीकृत हो चुका है, मतलब कि 100% विद्युतीकृत हो चुका है। अविद्युतीकृत गाँव कितने हैं, 0 है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी गाँव में विद्युत पहुंच चुका है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, कुल विद्युतीकृत गाँवों की संख्या ये 19,567 मेगावाट 19,567 क्या है, गांव है जहां पे विद्युतीकृत हो चुका है। मतलब कितने गांव है यहाँ पे विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत क्या है। अभी मैं बताया हूँ आपको, बहुत इजी है ये, 100%, ठीक है। विद्युतीकरण कितना 100% हो चुका है। अब देखिए वर्ष 2020-21 के राज्य बजट में बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन, ये 2021-22 कर लीजिएगा, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए इसको आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था, तो इसको एक बार आप और देख लीजिए क्या है, कितना कितना प्रावधान किसका किसके लिए किया गया है ये पूछा जाता है। तो जैसे कि इधर योजना लिखा गया है, इधर उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है बजट में वो लिखा गया है। तो 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए किया गया है। 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए किया गया है। 150 करोड़ रुपए का प्रावधान चिराग, इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए अलग अलग इतना इतना प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख लीजिए कितना कितना प्रावधान है। जो याद हो रहा है उसको आप लोग याद कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो याद कर लीजिए, बाकी याद नहीं होगा फिर भी चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा कितना है। अभी हम लोग देखें इसको, ताप विद्युत का हिस्सा कितना है, 95.51%। अभी मैं आपको बताया था, देखो यहाँ पे 95.51% क्या है, ताप विद्युत उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, 3080 मेगावाट, ठीक है। 3080 मेगावाट क्या है हमारे ताप विद्युत उत्पादन क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ का। और 95%, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार देखें, देखो प्रतिशत मतलब कि सबको जोड़ करके अगर हम 100% बोलते हैं तो उसमें 95% किसका है, ताप विद्युत का है। जल विद्युत का 4% है, 4.30%। सह उत्पादन का 0.18%, ठीक है। इसको समझा चुका हूँ, ये तीनों डाटा को याद रखिएगा, कितना कितना इसका उत्पादन क्षमता है, कितना मेगावाट है, उसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला है। देखिए छत्तीसगढ़ में जल विद्युत द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं, 138.7 मेगावाट। अभी जस्ट समझें इसको, ठीक है, 138.7 मेगावाट। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। देखो छत्तीसगढ़ में वही हम लोग समझे 138.7 मेगावाट। अब कहाँ कहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग समझ में आ गया, ठीक, कितना उत्पादन होता है, कितना मेगावाट का, कितना कितना प्रतिशत, ये मैं आपको समझा दिया। अब देखिए छत्तीसगढ़ में मिनी माता हसदेव जल विद्युत गृह है, ठीक है। यहाँ से 120 मेगावाट का जो बिजली है वो उत्पादन होता है, ठीक है। विद्युत का उत्पादन होता है 120 मेगावाट का, कहाँ से, मिनी माता हसदेव जल विद्युत गृह से 120 मेगावाट का। गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी, ठीक है, यहाँ से 10 मेगावाट का, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद,
तो ये तीनों को आपको विशेष करके याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा 1.7 मेगावाट का जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम यहाँ से भी होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन को आप लोग विशेष करके याद रखिएगा। कितना उत्पादन होता है उसको भी याद रखना पड़ेगा, और कितना मतलब कहाँ कहाँ पे है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे देखिए, मिनी माता हसदेव जल विद्युत, ये कहाँ है, कोरबा में है, ठीक है, ये कोरबा में है, ये धमतरी में है, ये कहाँ है, गरियाबंद में है। तो तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। धमतरी देखो, कोरबा, धमतरी और गरियाबंद यहाँ पे है। तो ये मिनी माता हसदेव जल विद्युत गृह, गंगरेल जल विद्युत गृह और सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद। तो इनमें कितना कितना उत्पादन होता है, कितना कितना मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, याद रखिएगा। मिनी माता से 120 और यहाँ पे गंगरेल से 10 और यहाँ पे 7, सिकासार से 7, ठीक है, सिकासार से 7 ऐसे याद रखेंगे। 7 से 7 से आ रहे हैं, वैसे याद हो जाएगा। गंगरेल से 10, ठीक है, और सबसे अधिक याद रखेंगे ये 120। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, ये इसका सही आंसर है। कितने मेगावाट का पूछा गया था, तो 138.7 मेगावाट का, ठीक है। फिलहाल इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा कितना कितना उत्पादन होता है उसको। अब देखिए, प्रदेश में बीपीएल परिवार को कितनी यूनिट का बिजली मुफ्त दी जाती है, 30 यूनिट का बिजली मुफ्त दी जाती है, याद रखिएगा, सभी को पता होगा इसके बारे में। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादक प्लांट है, ठीक, उत्पादन प्लांट है, तो ये कोरबा पूर्व है, सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में किस औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, उरला। उरला में सबसे अधिक रोजगार दिया जाता है, सर्वाधिक रोजगार कहाँ दिया जाता है, उरला में दिया जाता है। और सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र भी पूछे तो वो कौन सा है, उरला है। उरला क्या है, सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है छत्तीसगढ़ का, और यहीं सबसे अधिक रोजगार भी दिया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, किसके बारे में, उरला के बारे में। इसके अलावा एक सिलतरा के बारे में भी फैक्ट याद रखिएगा। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, कहाँ, ये सभी रायपुर में है, सभी के सभी कहाँ है, रायपुर में है। तो मतलब कि कहाँ, ये उरला भी और ये सिलतरा भी, ये दोनों कहाँ है, रायपुर में है। तो उरला के बारे में याद रखना है आपको, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र और सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक विकास केंद्र। और सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र पूछे तो सिलतरा याद रखिएगा, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, दोनों के दोनों रायपुर में है। इसके अलावा देखिए, अपरेल ट्रेनिंग सेंटर एवं डिजाइनिंग सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। देखो, रायपुर में स्थापित है, भिलाई में भी है, सुकमा भी है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखिए, राज्य की नवीन उद्योग नीति कब से लागू की गई है। राज्य की नवीन उद्योग नीति सभी को पता होगा 2019 से लागू की गई है, 1 नवंबर 2019 से। इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक ये राज्य की नवीन उद्योग नीति ये लागू की गई है। इसको ध्यान में रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है। हालांकि ये 2019 से लेकर के 2024 इस प्रकार से पूछा गया है, लेकिन ये क्लोज डाटा और पूछे तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश कितना है, ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रख लेना, ये इसका आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चलिए इसको छोड़ सकते हैं। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है, कहाँ है बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र, महासमुंद में है। जितने भी जो औद्योगिक विकास केंद्र है आपको विशेष करके मैप बना करके आप लोग उसको याद रखना पड़ेगा। मैप बनेगा तभी आपके दिमाग में वो रहेगा। छत्तीसगढ़ का मैप बना ले और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो एप्लीकेशन वाला हमारा बैच है उसमें जितने बच्चे हैं वो लोग भी क्या करें, छत्तीसगढ़ का मैप बना लें, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है उसको वहाँ पे लिख दें, या फिर आप लोग मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से जिले में छत्तीसगढ़ में उसको, ठीक है। देखिए 15वां क्या बोल रहे हैं, नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है, सूरजपुर में है। कभी कभार यह सरगुजा में लिया जाता है सीजीपीएससी द्वारा, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर मानकर चलिए सूरजपुर नहीं है, वहाँ पे सरगुजा दे दिया है, तो सरगुजा को आपको लगा के आना है, प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, सरगुजा लगा देना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर फिलहाल अभी सूरजपुर। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज राजस्व का योगदान क्या है, मतलब खनिज राजस्व की हिस्सा कितना है या फिर योगदान कितना है, वही पूछा जा रहा है। तो राजस्व प्राप्ति में पूछा जा रहा है ना। देखो आपको यह ध्यान देना है कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था, क्या देखा था, जीएसडीपी में योगदान, जीएसडीपी में हिस्सा, ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये डाटा याद आ रहा होगा, 8.3% आपको लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। इसका क्या है, ये सही है। 27% राजस्व खनिज से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ को जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें से 27% जो राजस्व है वो खनिज के माध्यम से प्राप्त होता है, मतलब कि खनिज से छत्तीसगढ़ को 27% का राजस्व प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए खनन तथा उत्खनन का जीएसडीपी में हम लोगों ने योगदान 8.34% देखा पिछले वाले वीडियो में। वृद्धि दर हम लोगों ने -24.40% हम लोगों ने देखा, सबसे कम, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राजस्व में खनिज जो राजस्व है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है उसमें खनिज राजस्व है, फिर मतलब खनिज का योगदान कितना है, 27% है,
ठीक है, खनिज राजस्व का योगदान कितना है 27%। छत्तीसगढ़ का जो कुल राजस्व प्राप्ति है उसमें खनिज का योगदान कितना है 27%, इसको आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक योगदान, ठीक, इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, कोयले का है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व है, छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है उस खनिज राजस्व में सबसे अधिक योगदान किसका है, कोयले का है। कोयले के बाद फिर लोहे का है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो ध्यान में रखना है इसको, 27% बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये सबको तो हम लोगों ने देख लिया पिछले वाली वीडियो में, लेकिन इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना है 194.80 करोड़। ठीक है, 194.80 करोड़ क्या है ये, गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य। मतलब कि छत्तीसगढ़ को जो राजस्व प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ को राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त हुआ है 6195.73 करोड़ छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये राजस्व छत्तीसगढ़ को खनिज से प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य खनिज का हिस्सा 96%, गौण खनिज का हिस्सा 4% है। ठीक है, मुख्य खनिज से कितना आय प्राप्त हुआ है 4524.04 करोड़ रुपए। देखो इसका ये डाटा सीधा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है, तो इसको आप लोगों को इसी प्रकार से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो मुख्य खनिज से कितना आय प्राप्त हुआ है 4524, ठीक है, 4524.04 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है मुख्य खनिज से आय। और गौण खनिज से 194.80 करोड़, ये गौण खनिज से छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, मुख्य खनिज और गौण खनिज कितना कितना आय प्राप्त हुआ है, ये 96%, यहाँ पे 4%, दोनों को आपको ध्यान से देख लेना है। ये डाटा इसको भी याद रखना है आपको, मतलब कि 4524.04 करोड़ रुपए और यहाँ पे 194.80 करोड़ रुपए, इसको भी आपको याद रखना। देखो अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि छत्तीसगढ़ को जो राजस्व प्राप्त हुआ है 6195.73 करोड़ रुपए। ठीक है, ये राजस्व छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। इस राजस्व में सबसे अधिक जो योगदान है, मैंने क्या बताया आपको, कोयले का बताया। कितना है 37.71% क्या है, कोयले का योगदान है। ठीक है, जो खनिज राजस्व है छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व, उस खनिज राजस्व में क्या है, कोयले का सबसे अधिक योगदान 37.71% है। उसके बाद फिर लोहे का है 29.51% है। तो ये कोयले का और लोहे का, ये दोनों को आपको विशेष करके याद रखना ही पड़ेगा। सबसे अधिक कोयले का, फिर इसके बाद लोहे का है। प्रतिशत आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा और जो भी यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह का है वो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे चूना पत्थर को। अन्य खनिज का यहाँ पे 27% है, लेकिन फिलहाल ये दोनों आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये गौण खनिज का उत्पादन मूल्य, ठीक है, ये हम लोगों ने कितना देखा 194.80। ठीक है, ये 194.80। चलिए, छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है। कितना, कौन सा क्रम का हिस्सा दर्शाता है, खाली स्थान सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है, तो ये तीसरे क्रम का हिस्सा दर्शाता है। देखिए यहाँ पे खनिज भंडारण की दृष्टि से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तीसरे स्थान पर है भारत में। भारत में हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, तीसरे स्थान पर है। किसमें, भंडारण की दृष्टि से। और उत्पादन की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, तीसरे स्थान पर है। मतलब कि उत्पादन हो या फिर भंडारण, हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, तीसरे स्थान पर है हमारे भारत देश में। भंडारण कितना है 15.5% है। उत्पादन कितना होता है 15.11%। मतलब कि हमारे भारत देश में जो खनिज है उसमें से, मतलब कि जितना भंडारण है उसमें 15.5% जो खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। भारत देश का 15.5% जो खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। वैसे ही भारत देश का 15.11% खनिज हमारे छत्तीसगढ़ से खनन होता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्रम कौन सा है और कितना प्रतिशत है, ये दोनों को भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर है, ये तीसरा क्रम है, भारत के खनिज राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है, इस प्रकार से पूछा गया है, तो ये इसका आंसर वही है। देखिए 19वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देश के कुल कोयले भंडार का खाली स्थान से अधिक कोयला भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आंसर इसका 18.34%। देखिए देश का 18% कोयला, देश का 18.34% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। मतलब कि जमीन के नीचे निकाला नहीं गया है। तो देश का 18.34% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। और वैसे ही देश का 21% जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। देश का 21% कोयला क्या होता है, छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, 18% और 21% को। 21% क्या है, उत्पादन का है, और 18% क्या है, भंडारण का है, याद रखना है। ठीक है, उत्पादन अधिक यहाँ 21% यहाँ पे, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है, 18% है। इसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन होता है, हमारे छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है। तो 14.08% लौह अयस्क का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। 14.08% लौह अयस्क का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, हमारे भारत देश का। मतलब कि देश में 14.08
प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है, उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है। और देश का 21.60% लौह हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। देश का 21.60% लौह हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है और उत्पादन की दृष्टि से 14 मतलब कि उत्पादन कितना होता है 14.08% लौह अयस्क का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लौह अयस्क से और कोयला से पूछा जाता है, तो कोयला और लौह अयस्क को आपको दोनों को रट लेना है एकदम से। तो इसका आंसर कौन सा है, ये है पहला वाला। अब देखिए लौह अयस्क का कुछ प्रकार है, इन सब प्रकार को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है वो कौन सा हेमेटाइट प्रकार का हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। इसका मतलब देखो, इसमें जो फेरस का मात्रा होता है, ठीक है, इसमें जो आयरन का मात्रा होता है 70%, लगभग 70% क्या होता है इसमें आयरन का मात्रा होता है, और बाकी का 30% या ऑक्सीजन वगैरह का जो भी अशुद्धि है वो सब होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हेमेटाइट जो हमारे छत्तीसगढ़ में अयस्क मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो अयस्क पाया जाता है लौह अयस्क, वो कौन से क्रम का है, तो ये हेमेटाइट का है। सबसे उच्च क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का क्या होता है, लौह अयस्क का होता है। 72% इसमें क्या होता है, फेरस होता है। ठीक है, 72%। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक एक बार आप लोगों को नजर लगा लेना। ठीक है, तो मैग्नेटाइट क्या है, सबसे उच्च क्वालिटी के। इसके बाद क्या आता है, हेमेटाइट आता है। हेमेटाइट हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसमें 72% फेरस होता है, इसमें 70% होता है, 69.9 लिखा है, मतलब कि 70% किसमें होता है, हेमेटाइट में होता है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है, सॉरी जो लौह अयस्क पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क पाया जाता है उसमें 70% क्या होता है, लौह होता है। ठीक है, फेरस उसमें होता है। चलिए, तो इसको आप लोगों को देख लेना है एक बार। चलिए, इसके बाद देखिए गलत कथन का चयन करना है। देश का 11.35% डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में भंडारित है। देश का 4.45% बॉक्साइट अयस्क छत्तीसगढ़ में भंडारित है। देश का 4.09% हीरा, ठीक है, 0.9% हीरा छत्तीसगढ़ में भंडारित है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे गलत कथन चयन करने के लिए बोला था हम लोगों को, क्योंकि देखो ये सभी आंसर सही है, ये सब के सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना प्रतिशत डोलोमाइट, इतना प्रतिशत बॉक्साइट, इतना प्रतिशत हीरा, ये इस प्रकार से भंडारित है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गलत कथन चुनने के लिए हम लोग को बोला था। देखो यहाँ पे अब भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में कितना कितना है सबका आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डोलोमाइट का बता दिया, बॉक्साइट का बता दिया, यहाँ पे हीरा का बता दिया। तो ये तीनों को तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे। मैंने यहाँ पे लौह अयस्क का भी बता दिया, 21.60% लौह अयस्क का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है। कोयला का भी बता दिया, 18.34% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है पूरे देश का। इसी प्रकार से 5.31% चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में भंडारित है। इसी प्रकार से देश के 35.58% टिन हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भंडारित है, मतलब कि अभी निकाला नहीं गया है। तो इस प्रकार से सभी का भंडारण कितना कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे भारत देश के कंपेरिजन में, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सब के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने 7 डाटा है, सातों का आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ को खनिज से प्राप्त राजस्व है। अभी हम लोग इसके बारे में बात किए हैं, बहुत ही इजी है। इसका आंसर आप लोग देंगे, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, 2020-21 में मुख्य खनिज से आय कितना प्राप्त हुआ है। 2020-21 में मुख्य खनिज से कितना आय प्राप्त हुआ है, 4524.04 करोड़ रुपए मुख्य खनिज से प्राप्त हुआ है हमको आय। ठीक है, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को खनिज से राजस्व कितना प्राप्त होता है, 6195, मतलब कि 6195.73 करोड़। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये देखा, इसमें आप लोगों को क्या मारना है, पहला वाला देखिए। तो 6195.73 करोड़ क्या होता है, खनिज से राजस्व हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है। इसको हम लोगों ने कई बार देख लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें से मुख्य खनिज से कितना, ये हम लोगों ने देखा 4524 और गौड़ खनिज से 194.80 करोड़ रुपए का आय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, 4524.04 करोड़ रुपए का आय प्राप्त होता है किससे, मुख्य खनिज से। ठीक है, ये मुख्य खनिज से, इससे हमारे छत्तीसगढ़ को आय प्राप्त इतना हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला है। अगर यहाँ पे गौड़ खनिज अगर लिख दिया होता, गौड़ खनिज लिखा होता, तो ये कितना होता, ये 194.80 करोड़ रुपए ये इतना रहता। ठीक है, देखिए 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देश में कितना प्रतिशत चूना पत्थर का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देश में 11.98% चूना पत्थर का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। चूना पत्थर के साथ साथ कोयला को भी याद रखिएगा, लौह को भी याद रखिएगा। ये चूना पत्थर है, बॉक्साइट और टिन, ये सब को याद रखना पड़ेगा कि उत्पादन कितना कितना होता है। ठीक है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, देखो टिन का उत्पादन में आपको समझा चुका हूँ, 100% उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो कि टिन को उत्पादन करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। कोयला और लौह भी हम लोग देख चुके हैं, अभी मैं कुछ टाइम पहले आपको समझाया था। कोयला का उत्पादन 21.004%, लौह का उत्पादन
मतलब कि भारत देश में हमारे छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 14.08%। ठीक है, तो ये इतना लौह अयस्क का उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ से। चूना पत्थर यह भी हम लोग देखें, और बॉक्साइट को भी याद रखिएगा 7.10%। चलिए इसके बाद देखिए चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। देखिए क्यों स्थान है चौथा? चूना पत्थर हम लोग अभी देखे हैं 11.98% चूना पत्थर का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, हम लोग अभी बात किए हैं। और कौन सा क्रम में है हमारा छत्तीसगढ़? चौथे क्रम में है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर है हम लोग चूना पत्थर के उत्पादन में। देखो भंडारण भी देख लीजिएगा, भंडारण में समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए, चूना पत्थर का देश में 5.31% चूना पत्थर का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में भंडारित है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है आपको, देश में चूना पत्थर से प्राप्त आय में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो ये कितना है? 11.63% है। देश में जो चूना पत्थर के माध्यम से जो आय प्राप्त होता है, चूना पत्थर से जो आय प्राप्त होता है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान की अगर बात करें तो 11.63% क्या है? छत्तीसगढ़ का योगदान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, देश को चूना पत्थर से प्राप्त आय में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? कितना है? 11.63%। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। अब देखिए 2020-21 में खनन तथा उत्खनन का वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है? ठीक, कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो इसको हम लोग कई बार समझ चुके हैं। -24.40% क्या है? वृद्धि दर दर्ज किया गया है। पिछले वाले वीडियो में पूरा इसके बारे में समझाया था, तो समझ नहीं आया होगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए तो खनन तथा उत्खनन का हम लोग समझते हैं, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं आपको। योगदान कितना है? 8.34%। वृद्धि दर कितना है? -24.40%। ये दोनों को हम लोग बहुत डिटेल में समझे थे, जिसको याद रखें। खनन तथा उत्खनन का जीएसडीपी में क्या है? ये योगदान और वृद्धि दर। यहाँ पे हम लोग और क्या देखे थे? छत्तीसगढ़ के राजस्व में खनिज का योगदान 27% है। ये क्या है? राजस्व में योगदान कितना प्रतिशत है? खनिज का 27% है। जबकि जीएसडीपी में हम लोग क्या योगदान देखे थे? 8.34%। और वृद्धि दर कितना देखे थे? -24.40%, सबसे कम। ठीक है, चलिए तो ये क्या आंसर इसका? ये है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान। अभी हम लोग इसके बारे में बात की, कितना है? 8.34%। अब देखिए छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर बॉक्साइट से अधिक है? बॉक्साइट से अधिक किसकी किसकी रॉयल्टी दर है? इसके बारे में हम लोगों को देखना है। यहाँ पे समझिए, देखो उत्पादन और रॉयल्टी दर दोनों के यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो खनिज उत्पादन होता है वो सबसे अधिक कोयले का होता है, उसके बाद चूना पत्थर का होता है, उसके बाद फिर लौह अयस्क का होता है, फिर बॉक्साइट का होता है। तो इस प्रकार से उत्पादन का क्रम है। ठीक है, ये घटते क्रम इस प्रकार से लिखा गया है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। उत्पादन का क्रम, ठीक है, 1000 मीट्रिक टन में अगर यहाँ पे डाटा रहता है उसको तो लिखा गया होता कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो कोयला का उत्पादन, यहाँ इसका डाटा नहीं लिखा है ना फिलहाल, इसको बस क्रम की याद रखना है आप लोगों को। तो कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है, फिर चूना पत्थर, फिर लौह, फिर बॉक्साइट। इस प्रकार से इसका क्रम याद रखेगा। रॉयल्टी दर की बात करें तो लौह अयस्क का रॉयल्टी दर सबसे अधिक है, कितना है? 450। ठीक है, रॉयल्टी दर इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी दर कितना है लोहे का? 450। और एक कोयला, देखो ये रॉयल्टी दर राशि प्रति टन में यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि 450 रुपये प्रति टन, इस प्रकार से इसमें काउंट किया जाता है। तो ये लौह अयस्क का क्या है? रॉयल्टी दर 450 है। कोयले का कितना है? 145 है। बॉक्साइट का कितना है? 140 है। और चूना पत्थर का 80 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या है? रॉयल्टी दर लिखा गया है। किसका? जितने भी जो खनिज है उनका। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आप लोगों को कि सबसे अधिक उत्पादन किसका हो रहा है? कोयले का, फिर चूना का, फिर यहाँ पे लौह का। तो देखो लौह अयस्क का तीसरे नंबर में होने के बावजूद भी खनिज का योगदान है, जो छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है, जो खनिज राजस्व है, छत्तीसगढ़ जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है, उसमें लोहे का हम लोगों ने योगदान 29% देखा था। ठीक है, 29 कुछ प्रतिशत हम लोगों ने देखा था। वैसे कोयले का योगदान हम लोगों ने 37% देखा था। छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व है उसमें सबसे अधिक योगदान किसका हम लोगों ने देखा था? कोयला का देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने किसको देखा था? लौह का हम लोगों ने देखा था। तो लोहे का यहाँ पे क्या है? राजस्व में योगदान इतना ज्यादा क्यों है? देखो उत्पादन में कम है, किससे कम है? चूना पत्थर से भी कम है। ठीक है, चूना पत्थर से कम है तो कोयले से तो कम है ही, लेकिन फिर भी चूना पत्थर से ज्यादा इसका योगदान किस में है? छत्तीसगढ़ का जो राजस्व, मतलब छत्तीसगढ़ का जो खनिज राजस्व है उसमें। तो ये इसलिए है क्योंकि लोहे का जो रॉयल्टी दर है वो सबसे, मतलब कि अधिक है। लोहे का रॉयल्टी दर क्या है? अधिक है। इसी वजह से क्या है? इसका जो खनिज राजस्व है उसमें योगदान भी अधिक है। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के खनिज की रॉयल्टी दर में बॉक्साइट से कौन कौन सा अधिक है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? लौह अयस्क और कोयला। ठीक है, चूना पत्थर कम है ये। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 19-20 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए? इसका सही आंसर क्या है? 29.13 लाख लाभार्थी, मतलब कि विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 29.13 लाख विद्यार्थी क्या हुए हैं इस बार 2019-20 में लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 51.60 लाख विद्यार्थी मतलब छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है, मतलब कि प्रदान किया गया है। एक और यहाँ पे याद रखना है आपको, 84 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वर्तमान मतलब कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में 184, ठीक है, 184 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब कि ITI है। ITI छत्तीसगढ़ में कितने ITI हैं अगर पूछा जाए तो 184 है ये, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो इसको आपको याद रखना है, ये तीनों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कॉलेज वगैरह को पूछ दिया जाएगा, प्राइवेट कॉलेज और ये गवर्नमेंट कॉलेज पूछा जाएगा तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ देंगे। ये तीनों को बस याद रखना है आपको, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कितने लाभान्वित हुए हैं और ये पुस्तकों के बारे में, और ये 184 ITI हैं, मतलब सॉरी ITI हैं इनके बारे में, ठीक है। देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, मतलब ITI कितने, अभी हम लोग इसको देखें। पिछले वर्ष कितना था, 181 था, 3 बढ़ चुका है इस वर्ष, तो कितना हो चुका है, 184 हो चुका है। 19-20 में कितना था, 181 था, और 2020-21 में कितना हो चुका है, 184 हो चुका है, याद रखिएगा। अब देखिए गलत कथन का चयन करना है। टीन कैसेटराइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक, कैसेटराइट नामक चट्टान से प्राप्त होता है, सही है ये। इसका उत्पादन में छत्तीसगढ़ संपूर्ण भारत में पहला स्थान पर है, ये भी सही है, क्योंकि 100% टीन का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक, याद रखिएगा। प्रदेश में इसका भंडारण राष्ट्रीय औसत का 35.58% है, ठीक है, इसको भी देख चुके हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो तीनों इसमें सही है, और इसमें हमको गलत कथन का चयन करने के लिए बोला था, मतलब कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। सारे के सारे कथन क्या है, सही है। देखो अब टीन के बारे में कुछ और याद रखेगा, 35% हम लोग देखें, 35.58% टीन हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। 100% उत्पादन होता है, दंतेवाड़ा सुकमा में टीन अयस्क निकाला जाता है। देश में टीन अयस्क से प्राप्त राजस्व में 100% हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान है, इसको भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, याद रखिए इन सभी को। अब देखें और क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है, बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया का सबसे बड़ी खान है, ठीक, सही बात है। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ये भी सही बात है। गरियाबंद जिले की मैनपुर और देवभोग तहसील में हीरे पाए जाते हैं, ठीक, ये भी सही है, ठीक है, गरियाबंद और बस्तर में हीरे पाए जाते हैं, तो ये क्या है, सी इसका ऑप्शन सही है, ठीक है, 1, 2 और 3। इसका देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर को कब तक 100 प्रति लाख प्रतिवर्ष से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए। क्यों रखा गया है, देखिए कहाँ से रखा गया है, तो वर्तमान में अभी जो मातृ मृत्यु दर है वो कितना है, 159 है, ठीक है, 159 प्रति लाख। 1 लाख माताओं में 159 जो माताएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान, ठीक है। ये वर्तमान के अभी डाटा है, किसके अनुसार, मतलब कि देखो 2016 से 18 के अनुसार ये अभी वर्तमान का है, ठीक है। तो ये क्या है, मातृ मृत्यु दर हम लोगों ने देखा, इसको छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, 159 से 100 करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 2030 तक के इसको कम करके 159 को कम करके 100 तक पहुंचाने का, मतलब कि 100 से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर हम लोगों ने 159 देखा, जबकि भारत में मातृ मृत्यु दर कितना है, 113 है, ठीक है, मतलब कि भारत में कंडीशन अभी ठीक है, 113 मातृ मृत्यु दर है, हमारी छत्तीसगढ़ में 159 है, मतलब कि वो 159 है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, मतलब कि हमारे भारत की स्थिति अभी ठीक है, छत्तीसगढ़ ही पिछड़ा हुआ है। इसी प्रकार देखिए शिशु मृत्यु दर, तो 41 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 100 शिशुओं में, मतलब कि 1000 शिशुओं में 1000 शिशुओं में क्या होती है, 41 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्या है, शिशु मृत्यु दर है वर्तमान में, और इसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2030 तक के 15 करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब कि 15 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए ये 159 को 100 करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के, और ये 41 को यहाँ पे 15 करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2030 तक। तो ये दोनों को याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ का ये क्या है, लक्ष्य है। भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है, 32 है, याद रखिएगा 32 प्रति हजार। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, तिल्दा रायपुर, ठीक है, तिल्दा रायपुर में छत्तीसगढ़ में मतलब कि प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर में नहीं है, तो इसमें से आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रायपुर में नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों रायपुर में है। देखिए रायपुर में कौन कौन सा है, सिलतरा है, उरला है, भनपुरी है, रावाघाट है, तिल्दा है, तेंदुआ है, आमा सिवनी है, अभनपुर है। तो ये सभी के सभी जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ है, रायपुर में है, याद रखिएगा। इसका देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र है, छत्तीसगढ़ किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ है, बिलासपुर में है।
तो बिलासपुर में देखो तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोई ये सभी औद्योगिक केंद्र कहाँ हैं? बिलासपुर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो जितना भी जो औद्योगिक विकास केंद्र है उसका आप लोग मैप बना लीजिए। मैप बना करके आपको पूरा याद करना पड़ेगा। जितने एप्लीकेशन में जो बच्चे हैं, मतलब कि जो अभी बैच वाले हमारे जो बच्चे हैं वो लोग भी मैप बना करके याद करना पड़ेगा। और नहीं बन पाएगा तो मेरे को मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको बैच में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोर्स में आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। देखिए, तो ये हम लोग समझिए बिलासपुर में क्या है, दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 19-20 तक छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ता की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है 57,90,000 छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत से अगर प्रश्न आता है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए गलत कथन का हमको चयन करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज का योगदान 27% है। इसको हम लोग देखें, सही है। छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान कितना है? 27% है। और गौड़ खनिज में कौन कौन सा आता है? कोरंडम, ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, चूना, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये गौड़ खनिज में सभी आते हैं, हमको पता है। मुख्य खनिज में कौन कौन आता है? तो ये कोयला आता है, डोलोमाइट आता है, लौह ऐसा आता है, टीन आता है, ये बक्साइट आता है, और ये अभ्रक है। ठीक है, ये अभ्रक अदरक लिखा गया है, तो ये अभ्रक है, ये हीरा है, स्वर्ण है, ये आदि है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए गलत कथन चुनने के लिए बोला था, तो हमारे ये भी सही है 27% वाला, ये गौड़ खनिज वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ये। गलत कथन का चयन करना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 100% ग्राम विद्युतीकृत हो चुका है। सही बात है, हम लोग देख चुके हैं 100% विद्युतीकरण हमारे छत्तीसगढ़ में, सभी गाँव में क्या है? विद्युत है। छत्तीसगढ़ अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 0 है, ये भी सही है, जस्ट ऑपोजिट इसका है। ठीक है, इसमें 100% तो ये क्या होगा? 0% होगा। वर्तमान मतलब कि अक्टूबर 2020 में राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन क्षमता 3224.7 मेगावाट, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, 3224.7 मेगावाट है। ठीक है, ये भी सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह में 250, देखो ये गलत है क्योंकि यहाँ नीचे पे यहाँ पे इसका सही आंसर लिखा है। ये 750 उत्पादन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिट लगा हुआ है। यहाँ पे 3 यूनिट बोल रहे हैं ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह में 250 मेगावाट की 3 यूनिट, मतलब कि 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन नहीं, 3 इकाइयाँ नहीं है, 2 इकाई है। 250 की 2 इकाई लगी है यहाँ पे। ये 500 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं ताप विद्युत संयंत्र में। अब देखिए छत्तीसगढ़ के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ताप विद्युत का मतलब ताप विद्युत का प्रतिशत कितना है, जल विद्युत का प्रतिशत कितना है, और ये बायोगैस का प्रतिशत कितना है, ये सभी सही है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। उपरोक्त में से सभी क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखिए ये ताप विद्युत हम लोगों ने कितना देखा था? 95.51%, जल विद्युत 4.30%, और ये सह उत्पादन कितना देखा था? 4.30% है, ये 0.18%। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा इनका उत्पादन क्षमता कितना है। 3080 मेगावाट का है, 138.7 मेगावाट का है, 6 मेगावाट का इसका उत्पादन क्षमता है। कुल मिलाकर के 3224.7 मेगावाट है। 3224.7 मेगावाट छत्तीसगढ़ का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को, ये क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जिन परिवार वाले लोगों को क्या होता है? विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में दी जाती है। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। वर्तमान में औद्योगिक नीति कितना लागू है? ठीक, हमको पता है 19 से 24 लागू है। ठीक है, 2019 से 2024 तक का औद्योगिक नीति हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है। रसायन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मुख्य उद्योग नहीं है, मतलब कि छत्तीसगढ़ प्रमुख उद्योग नहीं है बोला जा रहा है, तो ये सही बात है। छत्तीसगढ़ प्रमुख उद्योग नहीं है हमारे रसायन उद्यान, मतलब रसायन उत्पादन में छत्तीसगढ़ क्या है? प्रमुख उद्योग नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा प्रमुख उद्योग नहीं है जो कि रसायन का उत्पादन करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? सही कथन किसमें चयन करना है? इसका सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, नहीं बोला है ना यहाँ पे, इसलिए दोनों सही हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है 44वां प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है, सही कथन का चयन करना है। पहला कथन, छत्तीसगढ़ में 57,795, यहाँ पे ये डॉट नहीं है। ठीक है, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, मतलब कॉमा लगा लीजिएगा। 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। ठीक है, कितने बुनकर बोला जा रहा है? 57,795 बुनकर। इसका देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी सही है। कोसा वस्त्र उत्पादन में जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, ये कोसा वस्त्र यहाँ होता है, तो ये भी सही है। आंसर कौन सा है? सी, सभी के सभी सही है। इसका देखिए सीएमडीसी का गठन कब किया गया था? सीएमडीसी का गठन किया गया था 7 जून 2001 को। ठीक है, 7 जून 2001 को सीएमडीसी का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय रायपुर में ही, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट ये भी। इसका उद्देश्य खनिजों का दोहन एवं विकास करके विकास को बढ़ावा देना है।
ठीक है, गलत कथन के यहाँ पे चयन करना है। वर्तमान में हीरे के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान 8.09% है, ये बोला जा रहा है, लेकिन ये 8.09% नहीं है, हम लोगों ने 4.09% देखा था। ठीक है, ये क्या है, हीरे का योगदान है वर्तमान में हीरे के भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से क्या है, योगदान है ये हीरे का। ठीक है, देश में हमारा छत्तीसगढ़ का जो योगदान है हीरे भंडारण की दृष्टि में वो कितना है, 4.09%। याद रखिएगा इसको। हीरा कोंडागांव जिले में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक, गरियाबंद और बस्तर में पाया जाता है। हीरा से छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, नहीं आय प्राप्त होता है। कोयला को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, हम लोग देखें तो उपरोक्त सभी क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दे दिया है 8 दे दिया है, ये भी गलत है क्योंकि 4 है। ठीक है, तो एक गलत कथन का चयन करना था, तो गलत कथन सभी के सभी है, मतलब कि उपरोक्त सभी गलत कथन है। इसका देखिए, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में क्या सही है। ठीक है, इसका आंसर यही है। इसका उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व संस्थागत प्रसव में वृद्धि करना, इसका आंसर है। ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित वहाँ पे था क्वेश्चन, तो उसको मैंने उठा लिया है, देख लीजिएगा। चिरायु योजना का उद्देश्य क्या है, बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना क्या है, चिरायु योजना का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कब से शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है जनवरी 2020 से। ठीक है, याद रखिएगा, जनवरी 2020 से शुरू किया गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। संजीवनी एक्सप्रेस सेवा कब से शुरू किया गया है, 2011 से। चलिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, वहीं से प्रश्न बनता है। स्वास्थ्य से अगर पूछा जाएगा मतलब कि योजना से पूछा जाएगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस नहीं रहते हैं, या फिर और पूछा जाएगा तो मातृ मृत्यु दर वगैरह यहाँ से कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखिए सारे प्रश्नों को देख लिया। तो इसका आप लोग एक बार टेस्ट जरूर दिलाएं। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेस्ट देना है, तभी पता चल पाएगा कि आप लोगों को कितना याद है कितना याद नहीं है। ठीक है, और सारे इसको सब जितना मैं बताएं सबको आपको क्या करना है, नोट्स वगैरह बना करके अच्छे से याद करना है आपको। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबको मैंने यहाँ पे बता दिया। मेरे ख्याल से अब इसके बाहर आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दोनों वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।